एक गांव में मोतीलाल नाम का आदमी रहता था। मोतीलाल के पास एक भैंसा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। इस पूरे गांव में मेरे भैंसे जितना मजबूत और बलवान किसी का भैंसा नहीं। अजी, आप सुबह से शाम तक सिर्फ भैंसा भैंसा ही करते हो। एक काम करती हूँ, मैं वापस अपने मायके चली जाती हूँ, आप रहना अपने भैंसे के साथ। अरे अरे फूलवती, इतना क्यों गुस्सा होती हो? माना कि जितना मैं अपने भैंसे से प्यार करता हूँ उतना तुमसे नहीं, मगर इसका मतलब ये थोड़े ही है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। फिर से भैंसे की बात। सुनिए जी, मैं चली बाजार, आप बैठे रहिए अपने भैंसे के साथ। फूलवती गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अरे अरे, लगता है गुस्सा होकर चली गई। छोड़ो, मैं अपने भैंसे को चारा खिला देता हूँ। हर रोज मोतीलाल अपने साथ अपने भैंसे को भी साबुन लगा लगा कर नहलवाया करता और किसी कीड़े मकोड़े को उसके आसपास भी भटकने नहीं देता। एक रात बरसात शुरू हो जाती है। अरे ये बरसात कहाँ से आ गई? मैं अपने भैंसे को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? कहीं पानी अंदर ना आ जाए। मोतीलाल वहीं पास में अपनी खटिया लगा लेता है। अजी चलिए ना, अब क्या पूरी रात यहाँ अपने भैंसे के साथ बिताने की सोची है आपने? हाँ फूलवती, तुम सही कहती हो। तुम जाओ और आराम से सो जाओ। आज मैं यहीं रहकर इसकी रखवाली करूंगा। लगता है ये भैंसा मुझे इस घर में नहीं रहने देगा। अब बस करो जी, आपका भैंसा इतना मोटा तगड़ा है, खुद को संभाल सकता है। फूलवती, मेरे भैंसे के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ ही रहूंगा। ठीक है जी, जाओ, जो करना है करो। अगली सुबह वापस मोतीलाल अपने भैंसे की साफ सफाई में लग जाता है। गांव में सभी लोग मोतीलाल का बहुत मजाक उड़ाते थे। बेचारा मोतीलाल सुबह से शाम तक अपने भैंसे के पीछे दौड़ता रहता है। ऐसा लगता है पिछले जन्म का प्यार हो। एकदम सही भाई। भैंसे के साथ रहते रहते मोतीलाल भी एक दिन भैंसा ना बन जाए। वो सब छोड़ो, सोचो बेचारी पत्नी का क्या होता होगा। उसे तो ऐसा लगता होगा जैसे उसकी सौतन आ गई घर में। अरे भाई, ये तो भैंसा है, भैंसिया रहती तब लगता सौतन आ गई। थोड़े से बच गया मोतीलाल। हाँ। सभी बहुत जोर जोर से हंसते हैं और मोतीलाल का मजाक उड़ाते हैं। आज इसे गांव में घुमा देता हूँ, बहुत दिनों से बाहर घूम नहीं पाया। मोतीलाल अपने भैंसे को साथ लेकर गांव में घूमने निकलता है। अरे मोतीलाल, फिर से आ गए अपने भैंसे के साथ है? क्यों भाई, तुझे किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? हाँ, मैं अपने भैंसे के साथ हूँ। बोल, तुझे क्या दिक्कत है? अरे भाई, तो रहो ना। मुझे क्या है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ तो जाओ और अपना काम करो। शायद वही कर रहा हूँ। अच्छा, गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ। ओके। गांव में किसी के पास कोई काम नहीं बच गया है। जिसे देखो बगुले की तरह नजर गड़ाए बैठा है मेरे भैंसे पर। मोतीलाल घर वापस आता है। अजी सुनिए, छोड़िए अपने भैंसे को और मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो, क्या बात है? जानते हो चंद्रमुखी चाची के बारे में? नहीं, क्या हुआ उन्हें? बिस्तर पकड़ लिया है उन्होंने, लगता है अंतिम दिनों में है। आप जाइए और जाकर मिलकर आइए, वरना सभी क्या बोलेंगे। क्या? मगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे भैंसे का ख्याल कौन रखेगा? बताओ तो जरा। हे ईश्वर, जरा सद्बुद्धि दो इन्हें। चाची बीमार पड़ी है, एक बार मिलकर आने की जगह इस भैंसे के बारे में सोच रहे हैं। फूलवती, कई बार कह दिया है मैंने, मेरे भैंसे पर अपनी खुन्नस ना निकाला करो। मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। वाह जी वाह, हाथी जितना मोटा तगड़ा भैंसा लेकर चाची जी से मिलने जाएंगे? अरे इसे छोड़ दीजिए यहीं कुछ दिन, मैं देखभाल कर लूंगी। आपसे शादी की है तो इसे भी झेलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं फूलवती, तुम पर भरोसा नहीं है, मैं इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे आप बात क्यों नहीं समझते? मैं हूँ ना, मैं रख लूंगी इसका ख्याल। आप बस चिंता मुक्त होकर जाइए।
दिल पर पत्थर रखकर मोतीलाल यह बात मान जाता है और अगले ही दिन चाची जी से मिलने निकल पड़ता है। अब इस भैंसे का ख्याल भी रखना होगा। फूलवती चारा डालकर चली जाती है, लेकिन भैंसा चारा नहीं खाता। अरे अभी तक इसने चारा नहीं खाया, खा ले चुपचाप, मुझे परेशान मत कर। कई घंटे बीत जाते हैं मगर भैंसा चारा नहीं खाता। अच्छा याद आया, इसे तो हाथ से खिलाना पड़ता है, चलो ये भी कर दूं। फूलवती हाथ से भैंसे को खाना खिलाती है। भैंसे का ख्याल रख रख कर फूलवती परेशान हो जाती है। इतना ध्यान तो मैं खुद का भी नहीं रखती जितना इस भैंसे का रखना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसी भैंसे से शादी की है। फूलवती भैंसे को चारा खिलाकर अपने काम में लग जाती है। तभी एक आदमी आता है। नमस्ते भाभी जी, मेरा नाम मूलचंद है, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? मैं इस भैंसा को खरीदना चाहता हूँ, इसके लिए आपको मैं लाखों रुपए दूंगा। क्या सच में? हाँ, अगर आप चाहती हो तो बताइए। फूलवती सोचती है, इस भैंसे की कीमत लाखों में है। बाप रे, मैं तो इसे कोई काम का ही नहीं समझती थी। क्या हुआ भाभी जी, बोलिए। फूलवती सोचती है, वैसे भी इस भैंसे से तो मैं परेशान हो ही चुकी हूँ, बेच ही देती हूँ और लाखों रुपए देखकर तो वो भी खुश हो जाएंगे और मुझे कुछ भी नहीं बोलेंगे। फूलवती भैंसे को अपने साथ लेकर आती है। जी भैया, ले जाइए इसे और मुझे पैसे दे दीजिए। मूलचंद फूलवती को पैसे दे देता है और भैंसे को अपने साथ लेकर चला जाता है। फूलवती बार बार पैसों को गिनती है और बहुत खुश हो जाती है। वाह क्या बात है, इस भैंसे ने तो मुझे अमीर बना दिया। एक हार तो इससे बनवा ही लूंगी। कुछ दिनों बाद मोतीलाल घर वापस आता है। और तुरंत अपने भैंसे को देखने जाता है। फूलवती, फूलवती, कहाँ हो? अरे मेरा भैंसा कहाँ है, जरा बताना। अरे छोड़िए ना, ये देखिए लाखों रुपए मिले हैं। मेरा भैंसा कहाँ है, पहले ये बताओ। कहाँ रहेगा, मूलचंद जी के पास होगा, बेच दिया है मैंने उसे, उसी के बदले लाखों रुपए मिले हैं, ये देखिए ना। मेरे भैंसे को बेच दिया तुमने? ये क्या किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितना खास है? अभी के अभी बताओ, कहाँ है मेरा भैंसा? हे भगवान, अभी भी आपको उस भैंसे की पड़ी है। उस भैंसे के बदले आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं, फिर भी आप उसके पीछे ही पड़े हैं। जाइए, पड़ोस के गांव में मूलचंद जी के पास है आपका भैंसा। उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो मुझे दो, अभी मैं उन्हें वापस देकर आता हूँ और अपना भैंसा लेकर आता हूँ। फूलवती सारे पैसे मोतीलाल को वापस देती है। मोतीलाल पड़ोस के गांव में आता है और मूलचंद को ढूंढता है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए। मेरी पत्नी से गलती हो गई। अजीब लोग हैं, पहले तो मान गए फिर वापस मांग रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, कृपया मुझे मेरा भैंसा वापस कर दीजिए। ये लीजिए आपके पैसे। लाओ भाई, 2 पैसे और ले जाओ अपना भैंसा। जब देना ना हो तो सौदा करने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई माफ करना, गलती हो गई। कैसा है तू? सब ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं तुझे अकेला छोड़कर चला गया था। आ गया ये फिर से हमारे घर। फूलवती, ऐसी गलती कभी वापस मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जी, रहो इसके साथ ही, मुझे कोई मतलब नहीं आपके भैंसे से। चल, आज मैं तुझे बाहर घुमा कर लाता हूँ। फूलवती सामान लाने बाजार चली जाती है। यहाँ तो बहुत हरी हरी घास है, यहीं से बांध देता हूँ, थोड़ी देर खा लेगा। एक मैदान में मोतीलाल भैंसे को खूंटे से बांध देता है और बैठ जाता है। अचानक उसकी आंख लग जाती है।
इधर फूलवती बाजार से सामान खरीद कर आ रही थी। तभी कुछ चोर उसका सामान लेकर भागने लगते हैं। चोर चोर पकड़ो को इन्हें। भैंसा ये देख लेता है और खूंटा तोड़कर उन चोरों के पीछे भागने लगता है। भैंसे के डर से चोर सारा सामान फेंक कर भाग जाते हैं। वाह, आज तो तूने कमाल कर दिया, मेरा सारा सामान चोरी होने से बचा लिया। मैं बेकार ही तुम्हें निकम्मा समझती थी। अब फूलवती को भी भैंसे से प्यार होने लगा और उसके साथ उसने बुरा बर्ताव करना बंद कर दिया। अजी माफ कीजिएगा, मैं तो बहुत मूर्ख थी जो इसे बुरा भला कहती थी। फूलवती की बात सुन मोतीलाल बहुत खुश हो जाता है। गांव में घोषणा होती है कि कुछ ही दिनों में दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। जिसे भाग लेना है वह अपना नाम लिखवा सकता है। दौड़ प्रतियोगिता वाले दिन सभी गांव वाले दौड़ देखने आते हैं। मोतीलाल फूलवती अपने भैंसे के साथ दौड़ देखने आते हैं। वाह, आज तो दौड़ प्रतियोगिता देखकर मजा आ जाएगा। मोतीलाल वहीं पास खड़ा होकर दौड़ प्रतियोगिता देख रहा था। तभी उसे एक बात सूझती है। इंसानों की दौड़ हो सकती है, फिर जानवरों की दौड़ क्यों नहीं? मेरा भैंसा तो बहुत तेज दौड़ता है, गांव के सभी भैंसों को हरा देगा। क्यों ना भैंसों की दौड़ करवाई जाए। मोतीलाल ये बात गांव के सरपंच को बताता है। गांव के सरपंच को योजना अच्छी लगती है। सरपंच जी, हम सभी को टिकट भी दे सकते हैं और उनसे पैसे भी ले सकते हैं, इससे अच्छी कमाई होगी। सरपंच अगले ही दिन गांव में घोषणा करवा देता है, भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। सभी भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता सुन बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पैसे देकर टिकट खरीदते हैं। मोतीलाल अपने भैंसे को मैदान में उतारता है। कुछ ही क्षणों में मोतीलाल का भैंसा दौड़ प्रतियोगिता जीत जाता है। सभी बहुत मजे से प्रतियोगिता देखते हैं। कुछ नया था, इसलिए दूर दूर से भी सभी लोग भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता देखने आने लगते हैं। वाह वाह, क्या बात है, ये मोतीलाल का भैंसा तो सभी को हरा देता भाई है? इसे हरा पाना तो बहुत मुश्किल है भाई है? हाँ भाई, बात तो सही कही तुमने। इसे हरा पाना भाई किसी के बस की बात नहीं भाई। इस तरह बहुत अच्छी कमाई शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी भैंसों को दौड़ प्रतियोगिता में लेकर आने लगते हैं। मोतीलाल का भैंसा बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता देख आसपास के गांव वाले भी ऐसी ही प्रतियोगिता करवाना शुरू कर देते हैं। वाह मोतीलाल, कमाल की सोच थी तुम्हारी। आज देखो, इन भैंसों की दौड़ देखने के लिए लोग कितने उत्साहित रहते हैं। धन्यवाद सरपंच जी। एक गांव में करोड़ी मल का अनाज का व्यापार था। वह गांव के किसानों से अनाज लेकर महंगे दामों में शहर में बेचता था। मेरे सिवा किसी को अनाज बेचने की सोचना भी मत। मैं ही तुम सबका भला करूंगा। आप तो अन्नदाता हैं सेठ जी, हम गरीब कहाँ जाएंगे। धीरे धीरे सेठ ने सबकी जमीन भी हथिया ली। इस काम में करोड़ी मल की सहायता उनका मुंह लगा नौकर भोंदू करता था, जो कम अक्ल तो था लेकिन गांव के लोगों को अपने मालिक के बल पर बड़ा परेशान किया करता था। अरे भोंदू, तू बचपन में पेड़ से गिर गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तेरे बाबा का हार्ट फेल हो गया। मुझे क्या पता मालिक, आपने ही मुझे पाला है। मेरे माँ बाप भगवान सब आप ही हैं। इसीलिए तेरी मूर्खताओं के बाद भी तुझे नहीं निकालता, पर अब सावधान हो जा। अरे मालिक, आपके लिए जान भी दे दूंगा। एक दिन करोड़ी मल भोंदू के साथ सामान लेने शहर गया। क्यों रे भोंदू, शाम हो गई है, हम लोग कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? ये सड़क कहाँ जाती है? सड़क कहीं नहीं जाती। सेठ जी, आपको क्या हो गया है? सड़क पर चढ़कर लोग इधर उधर जाते हैं। तो बैल का बैल ही रहेगा। किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देख, ये रास्ता कहाँ जाता है। सेठ की बात सुनकर भोंदू पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह जोर जोर से रोने लगा।
अब क्या हुआ? चुपचाप पीछे उतर जा, हम जल्दी ही शहर पहुंच जाएंगे। अरे मालिक, मुझे पेड़ से उतरना नहीं आता, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा मालिक। हे भगवान, अंधेरा गहराता जा रहा है, तू जल्दी से नीचे आ वरना डाकू आ जाएंगे और हमारा सारा सामान लूटा जाएगा। अरे सेठ जी, डाकुओं को आ जाने दीजिए, तो वही मुझे उतार पाएंगे। आप अपने सामान के लिए क्या मेरी जान की बाजी लगा देंगे? गोलू की बातें सुनकर करोड़ी मल सर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद सचमुच वहां से डाकू गुजरे। उन्होंने संजीदा राम को पूरी तरह से लूट लिया और भोदू को पेड़ से नीचे उतारकर फेंक दिया। हाय मेरी कमर, मेरी कमर टूट गई। जब उतारना ही था तो धीरे से उतारते। चलिए सेठ जी, जल्दी से चलते हैं, अब डरने की कोई बात नहीं। सेठ अपनी किस्मत को कोसता हुआ वापस अपने घर आ गया। आज के बाद जब मैं सामान खरीदने जाऊंगा तो तू मेरे साथ नहीं जाएगा। रात को सेठ के बेटे को बाथरूम जाना था। अरे ओ भोंदू, जरा सुरेश को संडास तो ले जा। अरे क्या करना है उसे? उसे लघु शंका करनी है। ना, मुझे विश्वास नहीं। अगर उसने कुछ और भी कर दिया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। आज्ञा से ज्यादा या कम कुछ नहीं करने दूंगा। हाँ। हे भगवान, तू रहने ही दे, मैं ही ले जाऊंगा। कुछ दिनों बाद सेठ वापस शहर सामान खरीदने के लिए गए तो सेठ की दुकान पर एक साधु आया। मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन कराओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वाह वाह वाह, बड़ा आया भोजन करने वाला। मांग तो ऐसे रहा है जैसे तेरी अम्मा यहाँ खाना बना कर रखती है। चल भाग यहाँ से। भगवान के भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुझे इसका फल मिलेगा। अरे जा जा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा तो खा लूंगा। तू अपना काम कर। भोदू इसी तरह का व्यवहार सबके साथ करता था और सेठ का मुंह लगा नौकर होने के कारण वो पूरा फायदा उठाता था। एक दिन करोड़ी मल अपनी जमीनों की लिखा पढ़ी कर रहे थे कि उनका चश्मा गंदा हो गया। उन्होंने भोदू को बुलाया। अरे ओ भोंदू, जरा ये मेरा चश्मा तो साफ कर दे, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अभी लो मालिक, ऐसा चमका दूंगा कि मुझ पर नाज करोगे। मालिक को खुश करने के लिए कमअक्ल भोदू सोचने लगता है कि क्या किया जाए। तभी उसे पास में रहने वाली घुमरी की आवाज सुनाई देती है। देख सुगनिया, मेरा बर्तन कितना चमक रहा है। कुछ भी चमकाना हो तो चूल्हे की राख से सूखा ही रगड़ देना चाहिए। अरे बस इतनी सी बात है, आज मालिक से इनाम लेके रहूंगा। वह चूल्हे की राख से रगड़ रगड़ कर चश्मा साफ कर देता है, जिसके कारण चश्मे के शीशों पर खरोच पड़ जाती है। अरे कमबख्त, ये क्या कर दिया मेरे चश्मे का तूने? इसी समय तू यहाँ से निकल जा। हे भगवान, अब मैं हिसाब किताब कैसे करूं? सेठ जी गुस्से में आकर भोदू को नौकरी से निकाल देता है। बहुत जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसकी नौकरी कहीं भी नहीं लगती। उसके व्यवहार के कारण और कम बुद्धि के कारण कोई भी उसे रखना नहीं चाहता। नौकरी तो मिलने से रही, मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं अपना काम करूं। आज से मैं जंगल में जाकर लकड़ियां काट लूंगा। ना कोई मालिक है, ना नौकर, ना कोई डांटना फटकार। आराम से जीवन बिता लूंगा। जिंदगी में कभी भी मेहनत से काम ना करने के कारण वह किसी तरह पेड़ पर तो चढ़ गया, लेकिन कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटने में उसकी जान निकलने लगी। लेकिन वह थोड़ी बहुत लकड़ियां काट कर ले आया और उन्हें बेचकर एक दिन का खाना बना लिया। अगले दिन वह फिर लकड़ियां काटने चला। मुझसे ज्यादा लकड़ियां तो काटी नहीं जाती हैं। ऐसा करता हूँ, पेड़ की सबसे मोटी डाल पर बैठ जाता हूँ, उसी को काट दूंगा। भले ही एक टहनी काटूं, कम से कम ज्यादा लकड़ी तो मिलेगी। वह जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटने लगता है।
तभी वहाँ से एक साधु गुजरता है और उसे इस तरह से डाल काटते हुए देखकर जोर से चिल्लाता है। अरे मूर्ख, पागल तो नहीं हो गया है? जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। मरना चाहता है क्या? अभी नीचे गिरेगा। साधु की बात पूरी होने से पहले डाल टूट जाती है और भोदू सूखे पत्तों के ढेर पर गिर जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, लगता है ये साधु बड़ा ही चमत्कारी है। इसे सब कुछ पहले से पता है। मुझे इसके ही पैर पकड़ लेने चाहिए, यही मेरी नैया पार करेगा। अरे भाई, क्या तुम कोई ज्योतिषी हो? तुम्हें मेरे गिरने का पता पहले ही कैसे चल गया? तुम महाज्ञानी हो, जरा दया करके मुझको बताओ कि मेरा भविष्य क्या है। भोदू की इतना कहते ही साधु समझ गया कि भोदू पूरी तरह से मूर्ख है। उसे याद आ गया कि इसी भोदू ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। वाह प्रभु, आपने इसको सबक सिखाने के लिए मुझे अवसर दे दिया। बिल्कुल सही समझे। मुझे वर्तमान भविष्य सभी का ज्ञान है बच्चा। मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि तुम्हारी मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कोई तो उपाय बताइए। बिना दान के ज्ञान नहीं दे सकता हूं। तुम मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें भविष्य का ज्ञान दूंगा। जेबों में उसे एक आने के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। साधु महाराज, मेरे पास सिर्फ यही एक आना है। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे मौत से अपनी रक्षा कर सकता हूँ। साधु ने मन ही मन हंसते हुए उसके एक आने को अपने जेब में रखा और बोला, ये काला धागा अपने पैर में बांध लो। याद रखना, जब तक ये धागा तुम्हारे पैर में बंधा रहेगा तुम जीवित रहोगे, और जैसे ही ये धागा टूट गया तुम मर जाओगे। धर्मराज हाथ पकड़कर ले जाएंगे। अजी, कुछ पैसे कमा कर लाओ। सुबह से घर में चूल्हा भी नहीं जला है। क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? अरे भाग्यवान, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर से उठा और मेरे पैर का धागा टूटा तो तू विधवा हो जाएगी। क्या बकवास कर रहे हो? धागा टूटने से भला कोई मरता भी है? अरे आज मैं एक ऐसे महाराज से मिला था जिसे भूत भविष्य सबका पता था। उन्होंने कह दिया तो ये होना निश्चित है। भोदू की पत्नी जानती थी कि भोदू के दिमाग में जो आ गया उसको हटाना नामुमकिन है। मजबूरी में वह खुद ही काम करने सेठ करोड़ी मल के घर गई। अरे क्या हाल है लाजो? भोंदू ठीक तो है? इतने दिन हो गए, काम मांगने भी नहीं आया। अजी क्या बताऊं, वो तो रोज ही कुछ नए नए नाटक करते हैं। आजकल उन्होंने पैर में एक धागा बांधा हुआ है। कहते हैं अगर धागा टूट गया तो वो मर जाएंगे। चल तू परेशान मत हो, मैं खुद तेरे घर चलता हूँ और उसे खींच कर ले आता हूँ। उस मूर्ख को मेरे सिवा कोई नहीं उठा सकता। करोड़ी मल भोदू के घर पहुँचते हैं। घर में रोना धोना लगा होता है। आइए आइए सेठ साहब, देखिए ना, भोंदू कह रहा है कि वो मर गया है। मैं बर्बाद हो गई, भरी जवानी में मर गया रे। हाय दैया, आप मर गए, अब क्रियाकर्म के पैसे कहाँ से आएंगे? ये क्या बकवास है? चुप रहो तुम। ये सब कैसे हो सकता है? वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। अरे भोंदू, तू क्या कर रहा है? सेठ साहब, जंगल में मैं एक बहुत बड़े साधु से मिला था। उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर ये काला धागा टूट गया तो मैं मर जाऊंगा। देखो ना, काला धागा टूट गया है। अब धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अरे पागल, जबकि सबके सामने जिंदा बैठा है तो मर कैसे गया? किसी ने तुझे बेवकूफ बनाया है। अब चल और काम कर। मैंने दूसरा चश्मा खरीद लिया है, चल अब उसको चमका दे। ये क्या कह रहे हैं मालिक? हम तो बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। मर गए तो मर गए, अब तो बस मेरे क्रियाकर्म का इंतजाम करिए।
बाबा ने कहा था मरने पर धर्मराज हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। अरे मरने के बाद तो धर्मराज के कोड़े खाने होंगे। दूसरा ये सब तुझे जला भी देंगे। जिंदा रहेगा तो मेरे साथ हवेली पर ऐश करेगा। पर धागा तो टूट गया है। रहेगा मूर्ख का मूर्ख। अरे जब तक यमराज लेने आए कुछ और बांध ले, उन्हें कैसे पता चलेगा। अरे ये देख, अपनी कजरी के गले में पड़ी काली रस्सी धागे से ज्यादा मोटी है। पर वो हमारी कजरी को ले गए तो? अरे यमराज हाथ पकड़ के ले जाते हैं, कजरी के हाथ ही नहीं है। बस दोनों बच गए। वाह वाह मालिक, आप हमें बचाए लिए। अरे लाजो, आज से ये रस्सी हमरे गले में बांध दे। हम जी जाएंगे और कजरी भी जिंदा रहेगी। लाजो कजरी की रस्सी भोदू के गले में डाल देती है और करोड़ी मल उसकी मूर्खता पर हंसते हुए रस्सी पकड़कर उसे अपने घर ले जाते हैं। एक गांव में रतन और बिरजू नाम के धनी दो पड़ोसी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रतन किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी रास्ते में मुखिया रतन को रोक कर बोला, क्या हालचाल है रतन? आजकल बाजार में बहुत कम दिखाई देते हो। ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए बाजार आने का समय बहुत कम मिलता है। दरअसल मैं तुम्हारे ही घर पर आ रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे बाजार में ही मिल गए। अब तो आपको मेरे घर पर आना ही पड़ेगा मुखिया जी, काफी दिन हो गए आपको मेरी पत्नी के हाथ का चाय पिए हुए। किसी दिन जरूर आऊंगा। अभी मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। हाँ हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या काम था? रतन, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है और इसलिए हम सब गांव वाले आपस में मिलकर के एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। ये तो बहुत शुभ काम है मुखिया जी, बताइए मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अपनी मर्जी से जितनी तुम्हारी हैसियत हो उतना दान तुम दे दो। मुखिया की बात सुनकर रतन ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर मुखिया को पकड़ा दिया। रतन, सिर्फ 100 रुपया? मेरी बस इतनी ही हैसियत है मुखिया जी। इतना कहकर रतन वहाँ से चला गया। मुखिया खराब मूड लेकर सीधे बिरजू के घर चला गया। अरे आइए मुखिया जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। कैसे हो बिरजू? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, सब कुछ सही है। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? अरे तुमने तो सुना ही होगा कि गांव में एक अस्पताल बन रहा है। हाँ मैंने सुना है और मुझे यह भी पता है कि सभी गांव वाले आपस में मिलकर चंदा दे रहे हैं। इसलिए आपके आने से पहले ही मैंने 10 लाख रुपए का चेक आपके नाम का काट रखा है। क्या बात है बिरजू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन तुमने चेक मेरे नाम क्यों काटा? हॉस्पिटल के नाम ही चेक काट देते। आप हमारे गांव के मुखिया हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। एक तुम हो और एक वो तुम्हारा पड़ोसी रतन है। जानते हो उसने अस्पताल को कितना दान दिया है? सिर्फ 100 रुपए। मेरी समझ में नहीं आता कि इतना धन का आखिर वह करेगा क्या। उसने तो कंजूसी की हद ही कर दी। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू संपत के साथ अपने खेत में चला गया। संपत बिरजू से बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा दान हॉस्पिटल को आपने दिया है, अब तो हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके ही हाथ होगा। जब सबसे अधिक दान मैंने किया है तो फिर उद्घाटन भी मेरे ही हाथ होगा। वैसे मुझे रतन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, वह इतना कंजूस निकलेगा यह नहीं कभी सोचा था। संपत की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा कर रह गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन की बात है, रतन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। क्या हुआ श्यामलाल चाचा, आप इतने घबराए हुए से क्यों हैं? रतन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है और तुम तो मेरी हालत जानते हो। मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। चिंता मत करो श्यामलाल चाचा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है रतन, और इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। मुझे माफ कर दो श्यामलाल चाचा, मेरे पास 10,000 रुपए अभी इस समय नहीं है।
इस समय मैं तुम्हारी 2000 रुपए की मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर रतन ने 2000 रुपए श्यामलाल को पकड़ा दिए। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रतन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा? ऐसी बात नहीं है श्याम चाचा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2000 रुपए ही पड़े हैं जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यह 2000 भी अपने पास रख लो। जहाँ से मैं बाकी रुपए का इंतजाम करूंगा वहाँ से मैं 2000 रुपए का भी इंतजाम कर लूंगा। अरे लानत है तुम पर रतन, इतनी धन दौलत होने के बाद भी किसी व्यक्ति की मदद तक नहीं कर सकते। श्यामलाल क्रोधित होता हुआ घर से बाहर निकला। रतन श्यामलाल को आवाज लगाता हुआ घर से बाहर आ गया, मगर श्यामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रतन की पत्नी भी घर से बाहर निकल कर आ गई। अजी लगता है श्यामलाल चाचा को पैसों की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी। मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। क्या मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार किया था? मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आपके पास अच्छी खासी खेती है। हर साल आपकी फसल गांव में सबसे अच्छे दामों में बिकती है। आपके पास से इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? भूलो मत कि हमारे बच्चे गांव से बाहर शहर में पढ़ते हैं। उनकी स्कूल और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, और फिर हमारे घर के खर्चे भी कुछ कम नहीं है। इधर श्यामलाल आंखों में आंसू लिए हुए जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे क्या बात है श्यामलाल, तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों? सब कुछ कुशल मंगल तो है? अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। हाँ, इस बात को मैं जानता हूँ। क्या हुआ बोलो? डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है मुखिया जी। मुझे इस वक्त 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है, और आप तो मेरी हालत जानते हो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर रतन के पास 10,000 रुपए उधार मांगने गया था, मगर उसने तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दिए होंगे और यही कहा होगा कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। आपको कैसे पता? क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटल के दान में भी कंजूसी करता हो, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। अरे वह तो पुण्य का काम करने में भी घबराता है। मुखिया जी, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, वह है बिरजू। तुम्हें इसी वक्त बिरजू के पास जाना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर श्यामलाल दौड़ता हुआ बिरजू के घर चला गया और उसे अपनी सारी स्थिति बता दी। अरे तो तुम्हें उस कंजूस रतन के पास जाने की क्या आवश्यकता थी श्यामलाल चाचा? तुम सीधे मेरे पास आते। इतना कहकर बिरजू ने 20,000 रुपए की रकम श्यामलाल को पकड़ा दी। लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की आवश्यकता है। श्यामलाल चाचा, आप बहुत ही भोले हैं। अरे भाई, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ वगैरह में भी बहुत खर्चा आता है, उसका इंतजाम आप कहाँ से करेंगे? इसीलिए ये 20,000 रुपए आप रख लीजिए। मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा बेटा। श्यामलाल चाचा, इन पैसों को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पैसे मैंने तुम्हें अपना पिता समझकर दिया है, और एक बेटे को अपने पिता के ऊपर किया गया एहसान कोई एहसान नहीं होता, बल्कि कर्तव्य होता है। श्यामलाल खुश होता हुआ वहाँ से चला गया। इतना बोलपत अपने गोदाम में आ गया कि तभी वहाँ पर संपत दौड़ता हुआ आया। ये क्या बिरजू भाई, मैंने सुना है कि आपने श्यामलाल को 20,000 रुपए दान में दे दिए। वो पूरे गांव में आपकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है। अच्छा, तो बात पूरे गांव में भी फैल गई। आखिर उस भिखारी को 20,000 रुपए देने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कब से 5,000 रुपए मांग रहा हूँ, मुझे तो आप दे नहीं रहे। बकवास बंद करो संपत। तुम हर महीने अपनी तनख्वाह ले जाते हो, फिर भी अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मैंने क्या तुम्हें मना किया है क्या? कुछ दिनों बाद गांव में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मुखिया ने अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बिरजू को ही बुलवाया था। सारे गांव वाले अस्पताल के सामने एकत्रित थे। तभी बिरजू की नजर रतन पर पड़ी। अरे रतन, तुम भी अस्पताल को देखने के लिए आए हो? यूं भीड़ में क्यों खड़े हो? रतन भीड़ से निकलकर बिरजू के सामने आकर खड़ा हो गया। रतन, तुम यहाँ क्यों आ गए? कभी तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारा अस्पताल का उद्घाटन तुम्हारे ही हाथों करवाने का इरादा है?
नहीं मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि गांव में अस्पताल जल्दी शुरू हो जाए ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो। हाँ हाँ पता है, इसीलिए तुमने चंदे में केवल 100 रुपए दिए थे। मुखिया जी ये बताइए कि अब क्या देरी है? अरे बस डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई। बिरजू अस्पताल का रिबन काटने ही वाला था कि तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर गया। अरे ये क्या हुआ? ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? बिरजू को तुरंत उसी अस्पताल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करने लगे। एक डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर मुखिया से बोला, इनके परिवार वाले कहाँ हैं? बिरजू के परिवार वाले तो सब अमेरिका में रहते हैं डॉक्टर। बिरजू गांव में अपने साथी संपत के साथ रहता है। इसके परिवार वाले कभी कभी यहाँ आते हैं। बात असल में ये है कि मुखिया जी कि बिरजू की एक किडनी बुरी तरह से खराब हो चुकी है। अगर अभी इसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है। चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हमारे गांव में बिरजू ने इतने लोगों की मदद की है, कोई न कोई किडनी देने के लिए तैयार जरूर हो जाएगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया ने गांव के हर व्यक्ति से बिरजू के लिए किडनी मांगी, मगर सबने किडनी देने से इनकार कर दिया सिवाय एक के। कुछ दिनों बाद बिरजू स्वस्थ हो गया। मुखिया अस्पताल में बिरजू से मिलने के लिए आया। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम स्वस्थ हो गए। मुखिया जी मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। गांव के ही किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी एक किडनी दान दी है। मैं जानना चाहता हूँ ये काम मेरे वफादार साथी संपत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। नहीं बिरजू, तुम्हारा वफादार साथी तो संपत किडनी का नाम सुनते ही भाग गया। गांव के हर व्यक्ति ने तुम्हें किडनी देने से इनकार कर दिया। तो फिर कौन है वो जिसने मुझे किडनी दी? मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि अगर मैं अपनी सारी दौलत भी उसके कदमों में लाकर रख दूं तो मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता। उसने मना किया है कि तुम्हें उसका नाम न बताया जाए। अब तुम्हें घर चलना चाहिए, डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। बिरजू मुखिया के साथ अस्पताल से बाहर आया ही था कि तभी एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक वकील निकलकर मुखिया के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, मुझे माफ कीजिएगा मुखिया जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं वकील साहब, तो क्या उस महान व्यक्ति का नाम पता लगा? इस फाइल में उस व्यक्ति का नाम और फोटो मौजूद है जिसने अस्पताल के लिए यह पूरी जमीन 2 करोड़ में खरीद कर दान दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया। मुखिया ने जैसे ही फाइल खोलकर देखा तो उसमें रतन का फोटो लगा हुआ था। ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मैं काफी दिनों से यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि जिस जमीन पर यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, यह जमीन किसने खरीद कर दान में दी है। बिरजू, यह जमीन हमारे ही गांव के व्यक्ति रतन ने खरीद कर दान में दी है। जिसे सारा गांव कंजूस के नाम से बुलाता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कहीं ये रतन की कोई चाल तो नहीं। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें किडनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि रतन है। मुखिया की बात सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। मुझे रतन के पास ले चलिए मुखिया जी। मुखिया बिरजू को रतन के घर पर ले गया। बिरजू हाथ जोड़ता हुआ रतन से बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने आखिर बताया क्यों नहीं? तुमने अस्पताल के लिए 2 करोड़ की जमीन खरीद कर दान दी है, और ये जानने के बावजूद मैं कितना गलत हूँ, तुमने मेरा जीवन बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी। सच्चा दान वह नहीं होता बिरजू जो बताकर या दिखाकर किया जाए। सच्चा दान वह होता है जो छुपा कर किया जाए। सच्चा दान वह होता है जिससे किसी का जीवन सफल हो सके। मैं कितना गलत हूँ मुखिया जी। मैं अब तक लोगों को धोखा देता आया हूँ। मैंने अस्पताल में दान भी दिखावे के लिए किया था। सच यह है कि मैं 2 नंबर का काम भी करता था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा।
अपने पापों के प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारा जेल जाना जरूरी नहीं। बिरजू, तुम अभी और इसी वक्त अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दो और अपने बुरे धंधे से कमाई हुई सारी दौलत गरीबों को दान कर दो। फिर देखो तुम्हें तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है। रतन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा दिया और बिरजू ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने बुरे कर्मों से कमाई की सारी दौलत गरीबों में दान कर दी। धन्नू के परिवार में पत्नी मीना और उनकी 2 बेटियां रीमा और सीमा थीं। लेकिन धन्नू को बेटे की चाह थी जो उनकी देखभाल कर सके। हर तरह के उपाय करने के बाद जब वो निराश हो गए साधु ने उन्हें सलाह दी। देखो बेटा, तुम्हारी कुंडली में पूर्व जन्म का दोष है, लेकिन यदि तुम जंगल में रहकर जीव जंतुओं की सेवा करो तो बेटा जरूर प्राप्त होगा। साधु की बात मानकर धन्नू अपने परिवार के साथ गांव से दूर अकेले जंगल में रहने लगा। एक दिन धन्नू अपनी पत्नी से बोला, अजी सुनती हो, जंगल में माता कपालिका का मंदिर है। सुना है बड़ी जागृत देवी है। आज से मंदिर में रोज पूजा आरती करेंगे। शायद माता के आशीर्वाद से तुम्हारी गोद भर जाए। इसके बाद दोनों माता कपालिका के मंदिर में सुबह शाम पूजा आरती आदि करते और माता से बेटे की दुआ मांगा करते। पर कई बरस बीत जाने के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन मंदिर में एक घायल हिरण आया। तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की। जीवों की सेवा और माँ की पूजा ही मेरा धर्म है। जीव सेवा और माँ सेवा से माँ बहुत खुश है। मैं माँ का दूत हूँ। मधुबनी में माँ का त्योहार मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है और उस मेले में दूर दूर से ज्ञानी, विज्ञानी, जोकर, जादूगर और भविष्यवक्ता आदि आए हुए हैं। अरे भैया, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? वैसे भी अब जिंदगी में क्या रखा है? बेटियों की शादी हो जाएगी, हमें मेलों में जाने का कोई चाव नहीं है। अरे बेटी, क्यों हिम्मत हारती हो? मेले में आने वाले जादूगर और भविष्यवक्ता मनोरंजन के साथ ही साथ लोगों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, तुम जाकर अपनी समस्या बताओ तो तुम्हें उसका समाधान जरूर मिलेगा। अरे मीना, इतने उपाय तो कर चुके, अब जब इसके बारे में पता चला है तो मेले में जाकर आए हुए ज्ञानियों से भी मिल लेते हैं। शायद वही हमें बताएं कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी। पति की बात सुनकर अगले दिन सुबह वे सभी मेले में भाग लेने के लिए गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में खाने के लिए धन्नू की पत्नी ने कुछ रोटियां और अचार एक पोटली में बांधकर रख लिया था। कुछ घंटों के बाद ही उन्हें भूख लगने लगी। माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ पिताजी, इस घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्यों ना आराम भी कर ले और खाना भी खा ले। वो सब घने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाने की पोटली खोलते समय धन्नू की पत्नी ने कहा, हम सब तो एक एक खाएंगे, पर छोटी बेटी को जब भूख लगती है वो कुछ नहीं छोड़ती, सभी खा जाती है। ये सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। पीपल के उस बड़े पेड़ के नीचे जहाँ बैठकर वो खाना खा रहे थे, परी रानी के दिए शाप के कारण वहाँ कुछ परियां रहा करती थीं। उन्होंने सोचा, शायद इन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया है और हम ही को खाने के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं।
वो सब बहुत डर गईं और एक परी चिड़िया के रूप में सामने आकर बोली, क्यों खाना चाहते हो? हम भूखे हैं। भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा। तो क्या सब खा जाओगी? हाँ, मैं तो सब खाऊंगी। फिर तुम सब तो एक एक खाओगे, पर तुम्हारी बेटी तो सब खा जाएगी। हम सब बहुत भयभीत हैं। गरीब धन्नु के परिवार को कुछ समझ नहीं आया कि चिड़िया क्या बोल रही है। आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? हमें जल्दी खाकर गांव की तरफ जाना है और जादूगर से मिलना है। रात होने वाली है, अब हम रुक नहीं सकते। हाँ, अब हम खाना शुरू करेंगे। अब हम नहीं रुक सकते। हम 4 परियों को हमारे पाप की सजा मिल चुकी है, इसलिए हम इस पेड़ पर रहते हैं। अगर तुम कुछ भी ना खाओ तो मैं तुम्हें एक जादुई गलीचा दे सकती हूँ। वो तुम्हें जहाँ चाहे ले जाएगा, पर तुम लोग खाओगे तो नहीं। धन्नु को कुछ समझ में नहीं आया कि परियां ये सब क्यों कह रही हैं। फिर भी उसने परियों से कहा, ठीक है, तुम वो जादुई गलीचा हमें दे दो, हम नहीं खाएंगे। परियां अपने असली रूप में आईं और सुनहरे रंग का खूबसूरत गलीचा परिवार को दे दिया और गायब हो गईं। सबने चुपचाप गलीचे पर बैठकर खाना खाया और गलीचा लेकर चल दिए मधुबनी की ओर। पिताजी, गलीचा होते हुए भी भला हम पैदल क्यों जा रहे हैं? पता नहीं ये गलीचा सच्चा है या झूठा है। पिताजी, क्यों ना इस गलीचे की परीक्षा की जाए? और सब गलीचे पर बैठ गए और उन्होंने गलीचे से कहा, गलीचे, हमें मधुबनी गांव पहुंचा दो। ये कहने की देर थी कि गलीचा उड़ चला। और कुछ ही मिनटों में गलीचे ने उन लोगों को मधुबनी गांव पहुंचा दिया। इतनी जल्दी मधुबनी पहुंचकर वे सब बहुत खुश हुए और उन्हें ये भी विश्वास हो गया कि गलीचा सचमुच ही जादुई है। अरे देखिए तो, गांव में तरह तरह के लोग अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे हैं। राज नर्तकी भी आई हुई है। अरे भाग्यवान, हमें इन सब से क्या काम? हमें तो पुत्र रत्न चाहिए। तरह तरह की रंग बिरंगी रोशनी, झूले और विभिन्न प्रकार के लोगों की दुकानें देखते देखते सबसे आखिर में उन्हें जादूगर सोनकर की डरावनी झोपड़ी दिखी। ये काले रंग की थी, जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे नाग बने हुए थे और छोटे छोटे दिए इसके आसपास जल रहे थे। झोपड़ी दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। डरो नहीं, यही जादूगर सोनकर है। यही हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। हिम्मत से काम लो, झोपड़ी के अंदर चलो। जादूगर सोनकर झोपड़ी के अंदर जानवरों की हड्डियों के साथ हवन कर रहा था। उसके माथे पर लाल रंग का एक बड़ा टीका था और बदन पर लाल रंग की धोती, गले में हड्डियों की माला। बोलो धन्नु, क्या चाहते हो? अपना नाम सुनकर धन्नु हैरान हो गया और बोला, आपकी जय हो महाराज। आप भला मेरा नाम कैसे जानते हैं? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप सर्वज्ञाता हैं। आपको तो मेरी समस्या का भी पता ही होगा। दया करके मुझे समाधान दीजिए। अगर तुम मुझे अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी दे दो तो मैं तुम्हें पुत्र होने का वरदान दे दूंगा। धन्नु ये सुनकर बहुत सोच में पड़ गया, क्योंकि वो अपनी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी बेटियां ये सब सुन रही थीं और उन्हें पता था कि उनके माता पिता बेटे की चाह में बहुत परेशान हैं। महाराज, मैं आपकी सेवा में आने को तैयार हूँ। नहीं महाराज, रीमा दीदी को माँ बाप की रक्षा के लिए माँ बाप के पास रहना जरूरी है। मैं आपके पास आने को तैयार हूँ। आप पिताजी को पुत्र का वरदान दीजिए। अपनी बेटियों की बात सुनकर धन्नु को ये समझ में आ गया कि उसकी बेटियां भी बेटों के समान ही उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर हैं और उसने बेटा पाने का विचार त्याग दिया। महाराज, आप महान हैं, बहुत दयालु हैं, किंतु मैं पिता हूँ और मैं अपनी बेटियों के बदले बेटे का वरदान नहीं लेना चाहता। मैं अपनी बेटियों के साथ ही खुश हूँ। पर जादूगर सोनकर एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। उसने कहा,
तुम्हें बेटा चाहिए या नहीं, किंतु तुम्हें अब अपनी बेटियों का दान करके ही जाना होगा। ठीक है महाराज, मैं आपको सिर्फ अपनी बेटियां ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार का दान करता हूँ और ताउम्र आपकी सेवा करूंगा। किंतु मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मैं अपने बच्चों को ये मेला दिखा सकूं और उसके बाद मैं वापस आकर आपकी झोपड़ी में परिवार के साथ आ जाऊंगा। यह अकेला और कमजोर व्यक्ति भला कैसे भाग पाएगा और मुझसे कैसे बच पाएगा? उसने धन्नु के परिवार को मेला देखने की इजाजत दे दी। सोनकर की झोपड़ी से बाहर आते ही परिवार ने कुछ दूर जाकर तुरंत जादुई गलीचा निकाला और उस पर बैठकर सीधे परियों के पास पहुंचे और उन्होंने परियों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताई। परियों से प्रार्थना की, परियों, अगर आप हमें उस जादूगर से बचा पाए तो। परियों ने धन्नु को एक जादुई फल दिया और बोली, जाओ, जादूगर बहुत शक्तिशाली है, तुम्हें उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। पर ये फल अगर तुमने जादूगर को खिला दिया तो जादूगर अपना पूरा जादू भूल जाएगा और ये भी भूल जाएगा कि वो तुमको जानता है। तुम इस जादुई गलीचे पर बैठकर वापस अपने घर चले जाना और ये गलीचा हमेशा अपने पास रखना। अगले दिन सुबह ही धन्नु जादुई फल अपने हाथों में ले गलीचे पर बैठकर मधुबनी गांव पहुंचा। और सोनकर की झोपड़ी में जाकर बोला, मालिक, मैं आ गया और अपने सबसे अच्छे फल के पेड़ से आपके लिए सबसे मीठा फल लेकर आया हूँ। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और धन्नु से बोला, बहुत अच्छा, लाओ ये मुझे दो, खाकर देखता हूँ कितना मीठा है। उसने फल खा लिया और सोनकर बेहोश हो गया। धन्नु परियों के कहे अनुसार गलीचे पर बैठकर वापस अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा रीमा तो वहीं रह गई। जादूगर होश में आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकता है। काश धन्नु की बेटी मेरे साथ रहती तो बहुत अच्छा होता। अरे तुम वहां? मुझे तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ देखो ना, मैं तुम्हारे पास भी आ गई, लेकिन फिर भी तुमने मेरे माता पिता को पुत्र होने के लिए आशीर्वाद नहीं दिया। तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे माता पिता को एक अच्छा सा बेटा पैदा होगा, लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मैं यहाँ क्या करूँ? मुझे कोई काम नहीं। माँ पिताजी भी चले गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई मुझे साथ में नहीं रख सकता। लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें एक जादूगरनी बनाऊंगा और मेरे बुढ़ापे में तुम ही मेरी देखरेख करोगी, समझी? हाँ, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, लेकिन आपने मुझे सहारा दिया है। अब आप ही मेरे मालिक हैं। रीमा की बात सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ और रीमा को लेकर वहाँ से चला गया। रीमा को बहुत ढूंढने के बाद भी वो जब नहीं मिली कुछ दिन बाद धन्नु के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन रीमा के गम में धन्नु और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। सीमा ने अपने भाई दिवाकर को पाल पोस कर बड़ा किया। अब तुम बहुत बड़े हो गए हो। हमें जादूगर सोनकर को ढूंढकर अपनी बहन को वापस लाना है। लेकिन दीदी, हमें रीमा बहन का पता कैसे चलेगा? इतने सालों से मैंने महर्षि महुआ की रात दिन सेवा की है और उनकी समाधि टूटने पर वो हमें अपनी दिव्य दृष्टि से
रीमा का पता बताएंगे। कुछ दिनों बाद महर्षि महुआ कर की तपस्या टूटी और वो सीमा की सेवा से खुश होकर कहते हैं, बोलो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? गुरुजी, मैं सिर्फ अपनी बहन रीमा का पता लगाना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन रीमा तुम सबको भूल चुकी है और जादूगर सोनकर ने उसको एक बहुत बड़ी जादूगरनी बना दिया है। इस समय वो बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन रीमा सारी मानव जाति पर अपने जादू से जुल्म कर रही है। महर्षि, हमारी बहन हमको कैसे पहचानेगी? बच्चों, परी के दिए हुए जादुई गलीचे को देखकर ही उसे सब कुछ वापस याद आ जाएगा। तुम तीनों को मिलकर उस जादूगर को मृत्यु के घाट उतारना होगा, वरना वो मानव जाति को खत्म कर देगा। ऋषि के बताए हुए पते पर जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जादूगरनी रीमा का महल जंगल के बीचों बीच हवा में बना हुआ था। उसने सारे पेड़ पौधों को मिट्टी का बना दिया था। जैसे ही सीमा और दिवाकर जंगल में पहुंचे, रीमा को पता चल गया। पिताजी, 2 मानव हमारी जादू नगरी में आए हैं, अभी इनको मजा चखाती हूँ। दिवाकर जैसे ही महल के पास पहुँचता है, रीमा उसे भी मिट्टी का बना देती है। हे भगवान, रीमा को जब तक पता चलेगा कि हम उसकी तलाश में आए हैं, तब तक कहीं देर न हो जाए। मैं महर्षि के कहे अनुसार जादुई गलीचे पर बैठ जाती हूँ, शायद वो मुझे पहचान जाए। सीमा को जादुई गलीचे पर बैठे देख रीमा को सब याद आ जाता है। सीमा, ये तुम हो? मैं तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ रुक गई थी। माँ पिताजी कैसे हैं? बहन, पिताजी ने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम नहीं मिली। अब हमारा एक भाई है, लेकिन तुम्हारे गम में माँ और पिताजी स्वर्गवासी हो गए। भाई? वो हमारा भाई है, लेकिन जादूगर उसकी बलि देने जा रहा है कल, क्योंकि कल उसका जन्मदिन है और ये आखिरी बलि देते ही वो अमर हो जाएगा। नहीं नहीं, उसे बचा लो बहन, दिवाकर को बचा लो। तुम मेरी जादुई छड़ी लेकर सुमेरु पर्वत पर चली जाओ, वहाँ एक मोर तुम्हें नाचता हुआ मिलेगा, उसका एक पंख तोड़कर जला देना। ऐसा करते ही जादूगर के जादू से सब मुक्त हो जाएंगे, वो साधारण आदमी बन जाएगा। तब तक मैं भाई की रक्षा करूंगी। सीमा छड़ी लेकर उड़ती हुई पर्वत पर पहुंचती है। उसे नाचता हुआ मोर दिखता है। पिताजी, आज मैं आपको ये शरबत पिलाना चाहती हूँ। पहले बलि चढ़ा के मानव का खून पीऊंगा, फिर शरबत। तू मुझे मूर्ख नहीं बना सकती पगली, वो तेरा भाई है। तू मुझसे बदला लेना चाहती है? ये देख, तेरी बहन मेरे पास है। तभी अचानक महल की सभी चीजों से जादू उतरने लगता है। जवान जादूगर भी बूढ़ा नजर आने लगता है। मैंने तो आपको मूर्ख बना दिया पिताजी। आप क्या समझते हैं, मुझे पता था कि आप ये जान जाएंगे कि मुझे सब याद आ गया है। आप जिसे मेरी बहन समझकर पकड़कर यहाँ ले आए हैं, वो मेरी जादुई शक्ति है। मेरी बहन ने तो अपना काम कर दिया। ये देखिए, आप अपने असली रूप में आ गए। अब मरने को तैयार हो जाइए। अब आपके अंदर कोई भी जादुई शक्ति बाकी नहीं है। बहन, मेरे होते हुए तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। माता और पिताजी का बदला इस जादूगर से मैं लूंगा। रीमा दिवाकर को गले से लगा लेती है और उसके हाथों में एक जादुई तलवार दे देती है। तभी जादुई गलीचे पर बैठकर सीमा भी वहां आ जाती है और जादुई गलीचा दिवाकर को दे देती है। जादूगर जादू की शक्ति से उड़ने लगता है। दिवाकर, जादुई गलीचे पर बैठकर इस पापी का अंत कर दो।
और दिवाकर जादुई गलीचे पर बैठकर उसका पीछा करता है। अब मुझसे नहीं बच पाओगे तुम दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं। और अंत में जादुई तलवार से उसका सर काट देता है। जादूगर का अंत होते ही सभी मुक्त हो जाते हैं। रीमा सीमा अपने भाई दिवाकर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और जादुई गलीचे को हमेशा अपने साथ रखते हैं।